हेलो स्टूडेंट्स, अयांश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स सिख राज्य। आज का हमारा टॉपिक है सिख राज्य। तो सिख राज्य को लेकर हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स को आसान बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि आपको सिखों के 10 गुरु को याद करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट से ट्रिक। देखिए स्टूडेंट्स, नार, आहार, कट, गया। गौर से देखिएगा, हमने जो बनाई है नार, अभी जैसे पढ़िएगा नार, आहार, कट, गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। अगर आप फटाफट से इसको समझेंगे तो आपको पूरे सिख के 10 गुरु बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैंने कहा नानक देव। तो N फॉर नानक देव है और A फॉर अंगद, A फॉर अमरदास, R फॉर रामदास, अर्जुन देव, हर, गोविंद, हर राय, किशन, हर किशन, तेग, बहादुर और अंतिम है गोविंद सिंह, यानी 10वें गुरु। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कितनी आसानी से आपको ये ट्रिक मिली। तो पहला गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद जी और थर्ड नंबर पर हैं अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हरगोविंद जी, हर राय जी और हरकिशन जी, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। तो फटाफट हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इनके बारे में फटाफट सभी के। तो नानक देव जी की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो जन्म हुआ तलवंडी में इनका जन्म हुआ। याद रखना है आपको, तलवंडी में इनका जन्म हुआ। तलवंडी जो आज वर्तमान में जो पड़ती है वो ननकाना साहिब के नाम से पाकिस्तान में पड़ती है। ये जो है तलवंडी पाकिस्तान में पड़ती है। आधुनिक में तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और अगर बात इनके जन्म की जाए तो याद रखना 15 अप्रैल 1469। कई बार परीक्षा में आए हैं, गौर कर लीजिएगा। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ। पिता का नाम कालूजी मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी। याद रखना जो खास है इसमें स्टूडेंट्स, तो याद रखना एक उदासी शब्द को याद रखना है। इनकी जो यात्रा हुई उसे उदासी कहा गया, यानी यात्रा जो वृत्तांत है इनका उसको उदासी कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके कार्यों की, तो याद रखना है कार्य जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो है लंगर व्यवस्था। ये आज भी इनके यहाँ पर चलती है। गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था चलाई और ये लंगर व्यवस्था आज भी इनके यहाँ पर सुचारू रूप से चलती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी जो आस्था की बात की जाए तो इनकी जो आस्था थी पुनर्जन्म और कर्म में ये अधिक विश्वास रखते थे। बात करें अब अंत में तो इनकी मृत्यु 1539 को हो गई। मृत्यु का स्थान याद रखना
मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु का स्थान हमेशा याद रखना करतारपुर में। अगली बात करते हैं गुरु अंगद, दूसरे नंबर पर आए हैं गुरु अंगद। अंगद की बात करें तो जो अंगद दूसरे नंबर के गुरु, इनके शिष्य भी थे। इनका नाम जो था लहना था, इनको जो है बना दिया। अब अगर इनकी बात करें तो इनके कार्यों की, तो इनके कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है गुरुमुखी लिपि, जो कि सिक्कों की लिपि है, जिसमें पंजाबी लिखते हैं उसको गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, दूसरा कार्य जो इनका सबसे महत्वपूर्ण, अखाड़ा प्रथा। अखाड़ा प्रथा, इन्होंने नवयुवकों के लिए एक अखाड़ा प्रथा शुरुआत की। उसके बाद अगर की जाए तो इन्होंने याद रखना कि बच्चों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। और तीसरी अगर बात की जाए तो ये हुमायूं से मिले थे, क्योंकि जब शेर शाह के साथ बिलग्राम का युद्ध हुआ था तो उस बिलग्राम के युद्ध में ये जो हैं हुमायूं इनसे ही आकर मिला। तो करते हैं अगली बात, तीसरे नंबर पर बात करते हैं अमरदास जी की। तो अमरदास जी की अगर बात की जाए तो याद रखना, इनका जन्म अगर बात की जाए तो इनका जन्म अमृतसर में हुआ। पिताजी तेजभान थे और माता लक्ष्मी। तो सब वही बातें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो इनके कार्यों पर ज़्यादा आपने फोकस करना है, किसने क्या कार्य किया। तो याद रखना स्टूडेंट, कार्यों की ही बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बाकी कुछ भी अगर परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने 22 गद्दियाँ बनवाई। इन्होंने क्या बनाई, 22 गद्दियाँ, अलग अलग गद्दियाँ इन्होंने, और वहाँ पर अलग अलग धर्मगुरुओं को रखा। तो 22 गद्दियाँ बनाई, जिन्हें पंजाबी भाषा में मंजिया भी कहा जाता है, दूसरी बात, ये सती प्रथा के कड़े विरोधी हुए। सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, विधवा विवाह का समर्थन किया, यानी जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी जैसे पर्दा प्रथा उसको त्यागा। उसके बाद पहले पंगत फिर संगत व्यवस्था को इन्होंने चलाया। पहले पंगत फिर संगत, यानी पहले भोजन करेंगे उसके बाद ही गुरु से मिल पाएंगे। इसी प्रकार 1574 में इनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए, इनकी बात की जाए तो याद रखना स्टूडेंट, लवन प्रथा को आप नोटिस करिएगा। लवन प्रथा क्या है? लवन प्रथा बेसिकली सिखों में जो विवाह की व्यवस्था चलाई गई है, जो हिंदू धर्म से अलग जो विवाह व्यवस्था है, उसे लवन प्रथा के नाम से जाता है, यानी नई विवाह व्यवस्था। अगली बात अगर हम करें, अब आते हैं रामदास जी पर। तो रामदास जी की अगर बात की जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है इनका जन्म जानना, क्यों बार परीक्षा में आया है। तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था, और यही वे शख्स हैं जिन्होंने याद रखना है आपने, यही वे शख्स हैं जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया। बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अमृतसर शहर की स्थापना रामदास ने की। अमृतसर शहर की स्थापना रामदास ने की, और इसके लिए जो 500 बीघा जो ज़मीन दी गई थी, इसके लिए जो 500 बीघा ज़मीन दी अकबर द्वारा दी गई थी। और यहीं से याद कीजिए, यहीं से ध्यान रखिएगा कि गुरुपद, यहीं से सिक्कों में गुरुपद पैतृक हो गया था, क्योंकि इन्होंने अपने बाद अपने बेटे को जो है गुरु बनाया। तो अगला चलता है आ से मतलब गुरु अर्जुन देव। इनकी खास बात याद रखना है, यहाँ से पैतृक हो रहा है, और रामदास जी जो हैं इनके पिताजी हैं। अर्जुन देव जी की बात करें तो याद रखना पिताजी हैं इनके रामदास जी। और इनकी जो सबसे खास बातों में आती हैं वो आती है आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। और दूसरी बात याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर मंदिर साहिब, तालाब के अंदर हर मंदिर साहिब का जो निर्माण किया वो इन्होंने ही किया। लेकिन इससे भी जो खास बात है वो याद रखना कि इसका शिलान्यास किसने किया था। तो याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, कादरी संप्रदाय के मियाँ मीर, ये कादरी संप्रदाय से थे। मियाँ मीर याद रखना, परीक्षा में कई बार आया है। मियाँ मीर, इन्होंने इसका जो है शिलान्यास किया। अगली बात आती है हरगोविंद की अगर बात की जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट, वही मैंने कहा कार्यों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे परीक्षा के लिहाज से।
तो 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त इन्होंने बनवाया, 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बनाया। दूसरा जो इनका सबसे महत्वपूर्ण था, दरबार में नगाड़ा व्यवस्था, दरबार में नगाड़ा व्यवस्था इन्होंने बनवाई, दरबार में नगाड़ा व्यवस्था इन्होंने बनाई। तीसरी बात, जो सिखों को इन्होंने जो है लड़ाकू जाति, सिखों को इन्होंने लड़ाकू जाति के रूप में जो है बनाया। उसकी बात अगर करें हम तो और ख़ास बात, इन्होंने मांसाहार पर भी बल दिया। उसके बाद इन्होंने कीरत नगर बसाया और इनकी मृत्यु फिर 1644 में। अगली बात करते हैं हर राय की। तो हर राय की बात अगर हम करें तो हर राय दारा सिकों से मिले थे, और दारा सिको कौन थे आप जानते हैं, औरंगजेब के बेटे थे, और औरंगजेब इनसे नाराज़ हो गया था, तो ये नाराज़ हो गया था, और नाराज़ होने के बाद जो है औरंगजेब ने इन्हें बुलाया, लेकिन ये नहीं आए। इन्होंने वहाँ पर राम राय को भेजा, और राम राय को भेजा। ये वही राम राय हैं जिनका झंडा मेला देहरादून में लगता है। तो ये गए और इन्होंने वहाँ पर जो है औरंगजेब को खुश कर दिया। इस बात से हर राय नाराज़ हो गए और इन्होंने अपने इस बेटे को जो है अपने यहाँ से निकाल दिया और ये देहरादून में जाकर बस गए। तो अगली बात करते हैं, कोई ख़ास इन पर भी नहीं आती, हरकिशन की बात करते हैं। हरकिशन और पिता की अगर बात करें, पिता की तो मैंने कहा वंशानुगत हो गया है। हर राय पिताजी हैं इनके, हर राय, तो इन्हें याद रखना है आपने। हर राय की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है। और अब बात कर रहे हैं हरकिशन की, तो पिता इनके हर राय हैं और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। ये भी कई बार परीक्षा में कौन से सिख गुरु हैं जिनकी मृत्यु चेचक से हुई। अब बात आती है गुरु तेग बहादुर की। तो तेग बहादुर के बारे में अगर बात की जाए तो पिता इनके हरगोविंद। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का इन्होंने कड़ी तरह से विरोध किया है। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया किसकी? औरंगजेब की। ए फॉर औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का इन्होंने विरोध किया। और इसी कारण आपको पता होगा कि 1675 में औरंगजेब ने, याद रखना है कि 1675 में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी थी। 1675 में इनको गिरफ्तार किया और औरंगजेब ने फांसी, इसीलिए कहा जाता है सिखों कौन से गुरु हैं, ये भी कई बार परीक्षा में आए जिसे औरंगजेब ने फांसी दी थी। तो याद रखना उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। अगली आती है गोविंद सिंह की बात अगर करें तो गोविंद सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यही इनमें सबसे बहादुर भी हुए। तो सबसे पहले तो इनके जन्म की अगर बात करें, तो पटना में इनका जन्म हुआ था और ये अंतिम गुरु भी हैं और दसम पादम, यानी कि यहीं से जो है इन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में माना। उसके बाद यहाँ से गुरुओं की जो है प्रथा समाप्त हो गई। बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और यही वे हैं। दूसरे नंबर पर अगर इनके कार्य की हम बात करें तो पाँच ककार यानी कि याद रखिएगा, 5 ककार भी आपने देखा होगा सिक्कों को कि केस, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपाण अनिवार्य रूप से रखते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने एक त्यौहार चलाया, पाहुल नाम का एक त्यौहार भी इन्होंने चलाया। उसके बाद भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है, आपने पाउंटा साहिब सुना होगा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो पाउंटा साहिब की स्थापना भी इन्होंने की और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, कृष्ण अवतार नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। उसके बाद अगर कहें तो इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी स्टूडेंट्स, आत्मकथा। और इनकी आत्मकथा की अगर हम बात करें तो आत्मकथा का नाम है इनकी विचित्र नाटक। तो याद रखना परीक्षा में आ सकता है कि विचित्र नाटक क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। उसके बाद कई इन्होंने किले बनाए जैसे लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़। 80,000 की खालसा सेना तैयार की और 1708 में नांदेड़ में 1708 में अगर हम बात करें 1708 में नांदेड़ में एक पठान अजीम खान ने इनकी हत्या कर दी थी। तो स्टूडेंट्स बताने को तो अभी और भी बाकी है बहुत
क्योंकि इनके बाद जो कमान संभाली याद रखना बंदा बहादुर ने संभाली। बंदा बहादुर ने इनके बाद कमान संभाली सिख धर्म की। और बंदा बहादुर की अगर बात की जाए तो वास्तव में ही ये बहादुर थे, क्योंकि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित थे। गुरु गोविंद सिंह से ये प्रभावित थे, नांदेड़ में मिले थे, उन्होंने ही से गुरु बंदा यानी गुरु का बंदा कहा। हालांकि इन्हें कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन अगर बात करें तो ये बहुत बहादुरता से जो हैं लड़े और बहुत बहादुरता से लड़े जो हैं, और इन्होंने सिख धर्म को एक अच्छा स्वरूप भी प्रदान किया, जिसका लाभ बाद में मिला, क्योंकि यही वे हैं जो प्रथम राजनीतिक नेता रहे हैं सिखों के। सर्वप्रथम सिख राज्य स्थापित करने में बंदा बहादुर का ही में भूमिका रही है। हालांकि जब इनकी मृत्यु हुई तो सिख जो है 2 दलों में टूटे, एक बंदई सिख टूटे 2 दलों में, एक तो बंदई यानी जो बंदा बहादुर को मान रहे थे इनके अनुयायी थे, एक थे तत् खालसा। हालांकि इसने बहुत लाभ नहीं पहुंचाया, लेकिन बाद में फिर एक बार सिखों को एक मौका मिला और रणजीत सिंह जैसे योद्धा का जन्म हुआ। रणजीत सिंह योद्धा का जन्म हुआ और रणजीत सिंह ही वो हैं जिन्होंने सिख साम्राज्य को बहुत बड़े स्तर पर फैलाया। ये महासिंह के यहाँ पर इनके पिता जो थे महासिंह थे, उस समय यहाँ पर इनके पिता महासिंह थे। हालांकि महासिंह का ने इतना प्रभावित नहीं किया, लेकिन इनके जिस मिसल में थे सुकर चकिया मिसल, चूँकि जब रणजीत सिंह हुए तो यहाँ पर मिसलों का वो था और 12 मिसलें थी, यहाँ पर 12 मिसलें थी, तो सुकर चकिया मिसल के ये थे और इन्होंने बहुत ही प्रभाव डाला, प्रभावित किया अपने जो है साम्राज्य को और खूब बड़े स्तर से फैलाया। तो बात करते हैं अगर इनकी रणजीत सिंह जी की, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, जमान शाह का अगर जिक्र करें, जमान शाह ये एक अहमद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा। ये अहमद शाह अब्दाली के पोते थे और ये पंजाब पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर याद रखना चिनाब नदी में इनकी तोपें गिर गई, 12 तोपें गिर गई, जिन्हें रणजीत सिंह जी ने ससम्मान वापस भिजवाया, जिसकी एवज में जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी और यहाँ से ये पंजाब पर अधिकार करने वाला जमान शाह का जो इरादा था वो समाप्त हो गया और इन्हें यहाँ का जो है राजा मान लिया गया। दूसरी बात अगर इनकी देखी जाए तो याद रखना परीक्षा की दृष्टि से 1809 में एक अमृतसर की संधि हुई, क्योंकि जब लगातार रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो अंग्रेज़ों को इससे खतरा महसूस हुआ और अंग्रेज़ों को जब खतरा महसूस हुआ, लॉर्ड मिंटो ने इनके पास चार्ल्स मेटकाफ को भेजा और कहा इनसे संधि करिए। हालांकि अंग्रेज़ों के मुकाबले सिख साम्राज्य इतना मजबूत नहीं था, जिस कारण इन्हें अमृतसर की संधि करनी पड़ी और अमृतसर की संधि में जो है इन्हें एक तरीके से रणजीत सिंह को बांध दिया गया था, लेकिन ये कहाँ बनने वाले थे और ये अपने साम्राज्य विस्तार में धीरे धीरे लगे रहे। उसकी बात अगर हम की जाए तो आगे बढ़ते हैं तो उनकी खास बात जो रही है, जो सबसे खास बात रही है प्रशासन की रही है। और प्रशासन में भी अगर मैं बात कर लूँ, हम बात कर लें तो याद रखना इनका सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें वो बड़ा खास रहा, क्योंकि इनका सैन्य प्रशासन की बात करें तो इसकी खास बात थी ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था। तो याद रखना ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था इनकी खास वो थी, क्योंकि इसमें इन्होंने ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों के द्वारा अपनी जो है सेना को ऑपरेट करा, अपने तोपखानों को रखा, बेंतुरा नाम के व्यक्ति को इन्होंने उसमें रखा, कोट नाम के व्यक्ति को इन्होंने उसमें रखा। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका। लेकिन अगर बात की जाए अब इनकी और आगे की, तो याद रखना कि इन्होंने जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी लड़े गए, हालांकि उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली और कई छोटे छोटे युद्ध भी इन्होंने लड़े,
तो अंग्रेज़ों के साथ इनके 2 युद्ध भी हुए हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। याद रखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये तो 1845 में लड़ा गया है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है सिख को कोई हानि हुई। और द्वितीय द्वितीय और अगर आंग्ल की बात, युद्ध की बात की जाए तो याद रखना कि ये लॉर्ड डलहौजी नाम सुना होगा, राज्य हड़प की नीतियाँ, तो ये वही उद्देश्य था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है सतलुज की, यानी जो दलीप सिंह जो अंतिम शासक हुए हैं, यहाँ के अंतिम सिखों के राजा रहे, सतलुज की बाएं ओर का जो है हिस्से को अपना मान लिया, अपने राज्य में मिला लिया, अंग्रेज राज्य में मिला लिया। और बस समझिए यहीं से 29 मार्च को जो है पूरे तरीके से सिख साम्राज्य को समाप्त कर 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। और जो दलीप सिंह थे अंतिम जिनकी संरक्षिका जिंदन थी, उनकी पेंशन कम कर दी, सब कुछ अपने पक्ष में अंग्रेजों ने किया। और दलीप सिंह से कोहिनूर याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे लिया, तो दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा भी ले लिया। और अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा दलीप सिंह से ले लिया और आज वो ब्रिटिश ताज में ही है। और इनको 5 लाख रुपए की पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। तो ये थी स्टोरी, याद रखें। हालांकि देखिए आपको पता है कि बहुत शॉर्टकट में हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो इससे भी आपको समझ आ जाएगा। और अब चलते हैं अपने 30 प्रश्नों की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए 30 प्रश्न देखते हैं।